दो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करे थे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस that is oxidized and the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reaction. In the following reaction. Identify the substance that is oxidized and the substance that is reduced in the following reaction. तो रिएक्शन क्या दे रखा है? 4Na plus O2 4Na plus O2 gives 2Na2O. ठीक है, इसको बैलेंस करके दे रखा है। 4Na plus O2 gives 2Na2O, ये दे रखा है। तो कह रहे हैं आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट दे रखा है। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सोडियम का तो ऑक्सीडेशन होगा। इसका नहीं समझ में आ रहा कि इसका रिडक्शन किस तरह से होगा। हम क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पर। तो सोडियम की वैलेंसी होती है 1+, यानी कि सोडियम एक मेटलिक एलिमेंट है, कैटायन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटलिक एलिमेंट है। तो हम ये कहेंगे कि एक नॉन मेटलिक एलिमेंट का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और एक इसमें O2- में इसमें क्या जुड़ रहा है, एक मेटलिक एलिमेंट जुड़ रहा है। मेटलिक एलिमेंट का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ लिखेंगे सिंस a non-metallic element O2 is getting added Na, so Na is getting Na is underline कर लेना, Na is getting oxidized. Na is getting oxidized, and a metallic element Na is getting added to O2, so O2 is getting reduced. ठीक है जी, अगला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था। दो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। Which of the following statements which of the following statements
the reaction below are incorrect. About the reaction below are incorrect. ठीक है, तो एक रिएक्शन दे रखा है नीचे 2 PbO plus C 2 PbO plus C gives 2 Pb यानी कि twice of Pb plus CO2 twice of Pb plus CO2. अब A पार्ट दे रखा है lead is getting reduced. Lead is getting reduced. ठीक है. B पार्ट दे रखा है carbon dioxide is getting oxidized. Carbon dioxide is getting oxidized. Carbon dioxide is getting oxidized. C part. Carbon is getting oxidized. Carbon is getting oxidized. D part. Lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. ये पूछ रहे हैं इसमें which of the following statements about the reaction below are incorrect. मुझे ये बताना है कि ये जो रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन के बारे में जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत इनकरेक्ट. सुनिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो लेड तो इधर है ही नहीं. रिडक्शन किसका हो रहा है? लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, तो PbO का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि PbO में से ऑक्सीजन हट गया. ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, तो लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. तो ये है जो गलत है. बी भी गलत है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज होकर जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये भी गलत है. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस करेक्ट है. और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी करेक्ट है. तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर करेक्ट. दे आर करेक्ट. और ए और बी जो हैं दे आर इनकरेक्ट. उसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5. अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट a shiny brown colored element capital X on heating in air becomes black in color. On heating in air becomes black in color. Becomes black in color. Full stop. Name the element X and the black colored compound formed.
name the element X and the black colored compound formed. तो पहले बोल रहे हैं a shiny brown colored element capital X on heating in air becomes black in color. तो जब भी कभी हम किसी shiny brown colored element की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में हमें याद रखना है कि वो जो है ना वो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है जब ऑन हीटिंग इन एयर का मतलब है ऑक्सीजन में उसको अगर हीट करवा रहे हैं तो ये कॉपर की बात हुई है, ठीक है। याद रखिएगा कि कॉपर ही एयर के साथ रिएक्शन करके ब्लैक कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं नेम द एलिमेंट एक्स इज कॉपर, एक्स इज कॉपर एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड, black colored compound is copper oxide. Is copper oxide CO. Next heading डालेंगे effects of oxidation reactions in everyday life. Oxidation reactions effects of oxidation reactions in everyday life. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एवरीडे लाइफ में, हर दिन की लाइफ में क्या क्या हमें इफेक्ट्स, क्या क्या हमें असर देखने के लिए मिलता है वो देखिए। There are two common effects of oxidation reactions. There are two common effects. There are two common effects of oxidation reactions which we observed. Which we observe in daily life. These are तो दो कॉमन इफेक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं ऑक्सीडेशन के। तो पहला है कोरोजन ऑफ मेटल्स और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। फर्स्ट है कोरोजन ऑफ मेटल्स और सेकंड है रेंसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। तो कोरोजन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा कोरोजन। कोरोजन में लिखिएगा कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप the process in which metals are eaten up gradually by the action of air.
action of air, moisture or chemical or a chemical such as an acid on the surface. On their surface. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Rusting of iron metal is the most common form of corrosion. Is the most common form of corrosion. रस्टिंग का इक्वेशन क्या होती है वो लिखिएगा 4Fe plus 3O2 plus 3O2 plus 2xH2 अभी समझाऊंगा ये क्या चीज़ है gives Fe2O3 dot XH2 यहाँ पर 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉट के साथ में XH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि वाटर जो है ना वो बस एडअप हो जाता है, किसी भी कंपाउंड में वाटर जो है वो एडअप हो जाता है, वाटर रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वाटर रिएक्ट कर जाता है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ वाटर रिएक्ट नहीं करता, बस एडअप हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा जैसे शुगर है, तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ठीक है। अच्छा, अब इनमें अगर मैंने वाटर मिक्स कर दिया तो वाटर बस इसके अंदर मिक्स हो जाता है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। शुगर के साथ अगर वाटर को मिक्स कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बनता है, ग्लूकोज के साथ वाटर को अगर मिक्स कर दिया तो ग्लूकोज सॉल्यूशन बनता है, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता, कोई नया ऐसा कंपाउंड नहीं जिसका कुछ नया नाम होता हो। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। अभी ये 2xH2O क्या है मैं अभी बताऊँगा आपको। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करता है तो जो नया कंपाउंड बनता है ना, उस नए कंपाउंड में भी ये वाटर प्रेजेंट रहता है। अब आयरन को हम खुले आसमान में ऐसे ही रख देते हैं, तो खुले आसमान में ऑक्सीजन उसको मिलती है, तो हम ये कहेंगे कि वाटर क्या उसके ऊपर पहले वाटर फेंकेंगे, क्या वाटर उसके ऊपर डालेंगे तभी जाकर उसमें रस्टिंग होगी? हम ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। एटमॉस्फेयर में थोड़ा वाटर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत होता ही है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर के लिए है। अब यहाँ पर 2 को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ये एक्स का मतलब क्या है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब वाटर के मान लीजिए 1 मॉलिक्यूल है, या मान लीजिए चलिए 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 5H2O, तो वो 5 के 5 मॉलिक्यूल यहाँ भी मौजूद थे, 5 के 5 मॉलिक्यूल वहाँ भी मौजूद है, ठीक है। तो बना क्या है, रिएक्शन इन दोनों का हुआ है, लेकिन साथ में वाटर की बस प्रेजेंस शामिल थी, बस इतना था, समझ गए, ठीक है। अब हमने ये लिखा कि एक्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है थोड़ा सा पानी, हो सकता है ज़्यादा पानी हो, मतलब हो सकता है कि मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में कम हो सकता है ज़्यादा हो, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर ये 2 क्यों आया है? 2 इसको पूरे को बैलेंस करने के लिए आया है, 2 इसको बैलेंस करने के लिए आया है। तो XH2O ही था, उधर XH2O एज इट इज आ गया, लेकिन जब बैलेंस करने की बारी आई तब मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ गया, समझ गए। वो 2 आया क्यों है? क्योंकि इधर आयरन का 4 बन रहा था और इधर आयरन का 4 बनाने के लिए 2 लगाना पड़ा। जब 2 लगाया तो पूरा XH2O के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए यहाँ पर 2 लगाया। ये ऐसे बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन आपकी रस्टिंग की रिएक्शन है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, रस्टेड आयरन का जो नाम है, केमिकल नेम है
वो लिखिएगा हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यहाँ लिखना हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। रस्ट जो लोहे पर जो जंग लगता था इसी को हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। Corrosion weakens the iron and steel objects. Corrosion weakens the iron and corrosion weakens the iron and steel objects and structures, objects and structures such as railings, car bodies, bridges, railings, car bodies, bridges, and ships, etc. And ships, etc. And cuts short their life. And cuts short their life. तो कोरोजन से जो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोरोजन आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है, और उनकी जैसे कि कार बॉडीज़ हो गई या रेलिंग्स हो गई या फिर ब्रिजेस हो गए, शिप्स हो गए, और धीरे धीरे उनकी लाइफ को घटाता है। कोरोजन से धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो कम होती है। कोरोजन को रिड्यूस करने के लिए पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, ये सब कुछ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे रेंसिडिटी। नेक्स्ट जो कॉमन डेली ऑब्जर्वेशन है ऑक्सीडेशन का जो इफेक्ट है वो लिखेंगे रेंसिडिटी। रेंसिडिटी the condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste. Marked by unpleasant smell and taste. Marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Is called rancidity. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils. एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने फूड प्रिपेयर करा, तो फूड जो है, फूड में फैट भी होता है, ऑयल भी होता है, ठीक है। तो वो उसको खुले में नहीं रखते, फूड को जानबूझकर फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन के, डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में ना आने पाए, ठीक। तो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स। तो जो भी फूड आइटम है, फूड आइटम वो फैट से और ऑयल की हेल्प से बनता है। तो फैट और ऑयल जो है वो एरियल ऑक्सीडेशन यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में तो उसका रिएक्शन हो जाता है।
धीरे धीरे क्या होता है कि फूड में ना अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, मतलब अच्छी स्मेल नहीं आती, ठीक है, एंड टेस्ट जो है वो भी उसका थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। तो कई बार अगर कोई सब्ज़ी बनाई है, वो सब्ज़ी ऐसे ही खुले में रखी रह गई, हम उसको फ्रिज में नहीं रख पाए, तो सुबह उठकर आपने नोटिस करा होगा कि मम्मी उसको ना सूख कर देखती हैं कि भाई इसकी स्मेल से ही पता चलता है कि वो सब्ज़ी ठीक है, खाने लायक है या ख़राब हो गई है। अच्छा, अगर वो ख़राब हो गई है, अगर उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, तो वो कह देती है बेटा ये ख़राब हो गई है, इसको मत खाओ। तो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि उससे फिर फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड next point लिखेंगे द डेवलपमेंट of rancidity, the development of rancidity of food can be prevented or retarded रिटार्डेड को ब्रैकेट में लिखिए स्लो डाउन, प्रिवेंटेड और रिटार्डेड ब्रैकेट में लिखिएगा स्लो डाउन इन द फॉलोइंग वेज। इन द फॉलोइंग वेज, तो रेंसिडिटी ऑफ फूड इसको प्रिवेंट करा जा सकता है या इसको रिटार्ड करा जा सकता है, घटाया जा सकता है इन द फॉलोइंग वेज। पहला, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स antioxidants to foods containing fats and oils. Foods containing fats and oils. It can be prevented by adding antioxidants to food containing फैट्स एंड ऑयल्स। तो जिस भी फूड में फैट्स और ऑयल्स हों उसमें थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? जो ऑक्सीजन के एंटी होते हैं, जो ऑक्सीजन के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। सेकंड नोट करें, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग fat and oil containing foods in nitrogen gas फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड्स, जिसमें भी फैट और ऑयल कंटेंट हो जिस भी फूड में,
उसको पैक कर दिया जाए नाइट्रोजन गैस के अंदर। आपने नोटिस करा होगा जो ये चिप्स वगैरह होते हैं ना, तो चिप्स वगैरह का जो पैकेट है वो फूला हुआ होता है, तो आपको ये लगता है कि अरे ये बेवकूफ़ बनाने के लिए फुला रखा है, इसको जैसे ही खोलते हैं तो सारी हवा निकल जाती है और चिप्स तो जरा से ही निकलते हैं उसके अंदर। एक्चुअली उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिलअप करा जाता है, इस वजह से, क्योंकि गैस फिलअप करी जाती है इस वजह से वो फूला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं कि धोखा देना चाहते हैं कि ज़्यादा चिप्स का धोखा हो जाए और खोल कर देखें कम निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिलअप करी जाती है। नहीं तो आज बनाए हैं वो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 3 या 4 दिन लग जाएंगे या 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है, तब तक तो वो ख़राब हो जाएंगे, स्मेल आने लगेगी उसमें। और आप ये काम करके देख लेना कि चिप्स को खोल कर और खोलने के बाद ऐसे रख कर देख लेना, तो वो 2, 4, 5 घंटे बाद उसके अंदर गंदी स्मेल आने लगती है। आप अगर उनको खाएंगे भी ना तो आपके मुंह से गंदी स्मेल आने लगेगी। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसमें ऑक्सीजन से उसका डायरेक्ट रिएक्शन ना हो पाए। थर्ड देखें, इट कैन बी रिटार्डेड बाई कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। फूड को रेफ्रिजरेटर में रखकर उसका इफेक्ट जो है वो स्लो डाउन करा जा सकता है। फोर्थ है, इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स। It can be retarded by storing food in airtight containers. Fifth है, it can be retarded by storing foods away from light. By storing foods away from light. तो फूड्स को लाइट से दूर रखने से भी इसका जो इफेक्ट है वो स्लो डाउन किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सर लाइट डिफ्यूज वाला रीज़न क्या है? क्या होता है कि लाइट के कांटेक्ट में आकर ना जो उसकी जिस भी जैसे फैट्स और ऑयल्स हैं वो लाइट के कांटेक्ट में आकर क्या होता है कि वो लाइट के साथ रिएक्शन करने लगते हैं, और इस वजह से होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इफेक्ट जो है वो भी फास्टर अप हो जाता है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि लाइट अगर प्रेजेंट है तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो डिफ्यूज़न रेट है वो डिफ्यूज़न रेट लाइट एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। बस यही है कि वो उसको ना फास्टर अप कर देती है उस रिएक्शन, सिर्फ इतना होता है। ठीक है, चलिए जी, इतना करिएगा। इसके बाद